In this case, the molecule is superimposable on its mirror image. The molecule on the left can be rotated counterclockwise when looking down the vertical bond from A to C. A to C to create the molecule of, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना है, काउंटर एंड एंटी काउंटर क्लॉकवाइज। ये हम जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं ये आपका खत्म हो जाए। देखिए ये सब बता ही दिया आपको। एक कार्बन एटम विथ 4 different substituents is said to be asymmetric and asymmetric carbons are called chiral centers। chiral क्यों नाम, ग्रीक में कायरोस का मत होता है हाथ, और some stereoisomers are related structurally as the right hand is to the left। इसमें right hand, left hand, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये सब भी आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। ये सब किसके केस में आएगा? ये सब इनैंसियोमर के केस में आएगा। ओके, जियोमेट्रिकल आइसोमर के केस में सिस और ट्रांस टर्म आ रहा था, इसमें आएगा आपका, देखिए क्या क्या टर्म आएगा। ओके, यहाँ एल आएगा, डी आएगा, यस सर, डेक्स्ट्रोलिवो आएगा, आर आएगा। ओके, वो सब देखते हैं हम लोग वन बाय वन। A molecule with one chiral carbon can give 2 stereoisomers। ये तो ठीक है, एक chiral रहेगा तो 2 stereoisomer होगा। When 2 or more chiral carbons are present, then there can be 2 to the power n stereoisomers। Stereoisomers that are mirror images of each other are called enantiomers। तो enantiomers में ये भी आप अब याद रखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, अब फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी कुछ कुछ सेम है, कुछ कुछ अलग है। और उसमें क्या था, सिस ट्रांस वाले में टोटली अलग है, केमिकल फिजिकल टोटली अलग है। पेयर्स ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेजेस टू ईच अदर आर कॉल्ड एज डाइस्टीरियोमर्स। अब हम आपको यही बता रहे थे पिछला बार, क्या कहे थे, सिस ट्रांस को, आइसोमर को क्या कह सकते हैं आप, डाइस्टोमर्स भी, डाइस्टीरियोमर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वो मिरर इमेज एक दूसरे का नहीं है। पेयर्स ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज डाइआइसोमर्स। फिगर 121, ये फिगर 121 देखिए, इनैंसियोमर्स एंड डाइस्टीरियोमर्स। ये दिख रहा है फिगर आपको, दिख रहा है? बताइए इसमें कायरल कार्बन खोजिए, कहां पर है कायरल, खोजिए इसमें बताइए कायरल कौन है? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है सर आवाज। आ रही है ना? अब देखिए इसमें कायरल बताइए, जितना जल्दी आप लोग बोलोगे उतना जल्दी जल्दी खत्म होगा ये टॉपिक, नहीं तो देर लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं फर्स्ट और सेकंड दोनों। हाँ बोलो, कायरल कायरल एक यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों है। दोनों सर CH3 गुड गुड, हाँ दोनों है, क्योंकि सर यहाँ पे हाँ कार्बन नहीं। यस, वेरी नाइस। किसने जवाब दिया? ये आवाज नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है? आ रही है सर आवाज। हेलो, आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही। हाँ हाँ हाँ। अब देखिए इसमें ये जो है, इसमें 2 कायरल सेंटर है। यहाँ पर सी दिख नहीं रहा है, यहाँ सी। ओके, यस सर। एक सेकंड में, दीदी आ गई काम वाली, 1 सेकंड। थोड़ा सा जो है ना, हेलो, यस सर। देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कायरल कार्बन है, तो यहाँ पर कितना पॉसिबल हो गया? इनैंसियोमर 2 दूनी 4, 4 सर। 4 है, 4 देखो, 4 आपको दिख रहा है। यस सर। अब देखिए 4 हट क्यों नहीं रहा है?
अब चारों इनैंशियोमर्स, अब देखिए चारों में क्या क्या फर्क है, किस तरह का अंदाज लग जाएगा आपको। यहाँ सी मिटा हुआ है, लेकिन आप समझ लेना सी है ना, मिट गया होगा। अब देखिए चार, ये कायरल का है, इसमें 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूट है। इस कार्बन के लिए ये पूरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप डिफरेंट हो गया, X डिफरेंट है, H डिफरेंट, CH3। अब देखिए एक तरफ X और Y, यहाँ पर क्या था H, ठीक है, यहाँ भी H हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर H है, यहाँ C है, जैसे यहाँ H है, C, ये पूरा एक ग्रुप हो गया। ओके अगर ये कायरल है तो दिस होल विल बी कंसिडर्ड एज वन ग्रुप, तो ये एक डिफरेंट ग्रुप हो गया, और दिस इज डिफरेंट ग्रुप, दिस इज डिफरेंट एंड हाइड्रोजन इज डिफरेंट, तो दिस वन इज कायरल सेंटर, दिस वन इज कायरल सेंटर। तो अब देखिए X और Y एक तरफ है और हाइड्रोजन एक तरफ है, एक तो इस तरफ का हो गया स्ट्रक्चर पॉसिबल, ये भी तो हो सकता है XY इधर हो, पूरा का पूरा हाइड्रोजन इधर हो, दोनों हाइड्रोजन राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड हो, इसमें राइट हैंड साइड है। और दूसरा तरह का डायगोनल है, बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, समझ गए? ये 4 पॉसिबल इनैंशियोमर्स है। आगे बढ़े। यस सर। यस कैसा तबीयत है दीदी? तबीयत ठीक? कहाँ पर? नीचे? ओके इन द सेकेंड टाइप, ये तो पढ़ लिए थे हम सब, डायस्टेरियोमर्स देख लिए थे। हाँ एक काम, वो कौन आया अभी क्लास में, एज लुइस, आप देखिए ये जो इनैंशियोमर्स जो है इसका खोज सबसे पहले लुइस पास्चर ने किया। इतना कमाल का आदमी है ये लुइस पास्चर, इसने क्या क्या नहीं खोजा है। केमिस्ट्री में भी काम किया, देखिए इनैंशियोमर्स खोज के निकाला है लुइस पास्चर। और क्या क्या खोज किया ये, पास्चराइजेशन टेक्निक, जो दूध का थैली घर वो इसी का विकसित किया हुआ है। यस सर। हाँ और क्या किया है ये बताओ, इससे भी बड़ा काम किया है ये समझ लो कि पूरा दुनिया को जीवन दान दिया है ये एक तरह से आदमी। इसकी वजह से वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2 बिलियन से बढ़ करके 7 बिलियन हो गया, 5 बिलियन वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ गया। इसने वैक्सीन का खोज कर दिया लुइस पास्चर ने, जिसको इम्यूनोलॉजी पढ़ा रहे हैं उसको हम पढ़ाए हैं इनिशियल क्लासेस में, पढ़े हो। वैक्सीन का खोज किसने किया था? वैक्सीन का खोज किसने किया था? एनीबॉडी? लुइस पास्चर ही था, उसके बाद एडवर्ड जेनर। हाँ हाँ यस एडवर्ड जेनर उससे एक कदम आगे बढ़ाया, आगे था। फर्स्ट स्टार्टिंग लुइस पास्चर ही किया था। फर्स्ट वैक्सीन लुइस पास्चर was developed by लुइस पास्चर। उसके बाद ये सब एडवर्ड जेनर तो सब उसका स्टूडेंट था, चेला चपाटी था उसका, सब काम यही किया। तो लुइस पास्चर तुम बहुत काम करते, पहले विब्रियो कॉलरी पर काम किया था, ये मुर्गी वाला जो कोलरा काउज करता है, फॉल कोलरा, और इसमें उसका लक साथ दे दिया। एक बार बाहर गलती से गया हुआ था कुछ दिन के लिए, और इस बीच में उसका कल्चर, जो कॉलरी का कल्चर था, सड़ गया और मुर्गी का सप्लाई भी घट गया। और वो क्या करता था, फ्रेश मुर्गी को कॉलरी का कल देता था और उसमें बीमारी डेवलप होता था। तो जब लौट के आया छुट्टी के बहुत दिन के बाद, तो उसका कल्चर का सप्लाई, कल्चर जो था वो खराब हो गया था, तो उसने मुर्गियों को दे दिया वो खराब वाला ही। तो देखा कि भाई खराब कर दिए हैं तो कुछ हुआ ही नहीं इसको, कि फ्रेश कल्चर दिया तो सेम मुर्गी बीमार पड़ गई, नहीं सेम मुर्गी नहीं, मुर्गी भी घट गई उसके पास। फ्रेश मुर्गी को फ्रेश कल्चर दे रहा था, फ्रेश मुर्गी को फ्रेश कल्चर दिया, मुर्गी को कोलरा हो गया। अब उसका गलती से बाय चांस कहो बाजार में मुर्गी उसको मिल नहीं रहा था, घट गया, तो उसने क्या किया, फ्रेश मुर्गी नहीं था, पुरानी मुर्गियों को ही उसने पुराना कल्चर दे दिया।
ठीक है। पुराना कल्चर दिया तो दे आर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ उल्टा बता दिया। पहले उसका सप्लाई घटा, पहले नहीं सॉरी, पहले उसके क्या किया, पहले कल्चर खराब हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। पहले उसका कल्चर खराब हुआ, उसको तो पता नहीं था, उतना पहले की बात है कि खराब कल्चर, लेकिन दैट वाज तो सोचा देखते हैं खराब कल्चर देखने से क्या होता है। खराब कल्चर दिया फ्रेश मुर्गी को, कोई बीमारी नहीं हुआ मुर्गियों को। तो इससे वो समझ गया कि हाँ कल्चर जो था, कोलरी का कल्चर जो था वो खराब हो गया था, इसलिए बीमारी नहीं हुआ। लेकिन मुर्गियां फ्रेश थी, कल्चर खराब था, नो बीमारी। अब उसने क्या किया, ठीक है कल्चर खराब है, फ्रेश कल्चर बनाया। फ्रेश कल्चर बनाया और फिर से मुर्गी लाया, फ्रेश मुर्गी उसको दिया, फ्रेश मुर्गी को फ्रेश कल्चर दिया, कोलरा हो गया। अब गलती से उसका मुर्गी घट गया, अब उसको और मुर्गी चाहिए फ्रेश कल्चर देने के लिए। क्या किया, वो पुराना मुर्गी लिया जो बाड़े में रखी हुई थी अलग, जिसको पुराना कल्चर दिया गया था, उन मुर्गियों को ही फ्रेश कल्चर दे दिया, फिर से डबल हो गया। मतलब उन मुर्गियों को पहले पुराना कल्चर मिला हुआ था फ्रेश। पास्चर क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब चूंकि फ्रेश पुराना कल्चर देने से बीमारी नहीं हो रहा, तो सिंपल कंक्लूजन, पुराना कल्चर का वायरुलेंसी पैथोजेनेटिसिटी पूरा जो है डिस्टर्ब हो गया है, खराब हो गया, डेड हो गया है पैथोजन, इसलिए उसमें बीमारी उत्पन्न नहीं हुआ। ये वो कंक्लूजन निकाला, ठीक है। लेकिन सरप्राइजिंगली जब मुर्गी घट गया, उसका नया पुराना मुर्गी घट गया, तो पुराना मुर्गी जो जिसको ओल्ड कल्चर दिया हुआ था, उसी को फ्रेश कल्चर देने वाला था, वो वायरुलेंट स्ट्रेन फ्रेश कल्चर दिया। एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, क्योंकि वायरुलेंट है तो इसमें कोलरा होगा, लेकिन सरप्राइज क्या मिला, कोलरा नहीं हुआ। किसको नहीं हुआ, पुरानी मुर्गियां, जिसको यहाँ पुरानी मुर्गियां यानी कौन सी मुर्गियां, जिनको ओल्ड कल्चर दिया हुआ था, ठीक है। तब उसने दिमाग लगाया ये हो कैसे रहा, प्रोटेक्शन कहां से आया। इसका मतलब द ओल्ड कल्चर इज हीट, मतलब एटीन्यूएटेड है। हीट से एटीन्यूएट करो और वो अपने आप एटीन्यूएट हो गया, मतलब बहुत दिन तक आप उसका केयर नहीं किए, एटीन्यूएट हो गया, मर भी गया लेकिन एटीन्यूएट हो गया। तो ये फेनोमेनन जब वो देखा कोलरी वाला कि वाह, कि कल्चर को अगर इनएक्टिव कर दे और उसको हम दे देते हैं, तो फिर उसमें डेवलप हो जाता है इम्यूनिटी। बाद में अगर वायरुलेंट फॉर्म में सेम स्पीसीज सेम स्ट्रेन का एंटर किया, तो इसको उसने अप्लाई कर दिया आपका सीप में। तो फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप, ये याद रख लीजिए, रेबीज का वैक्सीन बना था पहला वैक्सीन। यस सर। रेबीज का बना था, किसमें बना डेवलप किया था, सीप के अंदर, ठीक है। फर्स्ट वैक्सीन इज रेबीज वैक्सीन डेवलप्ड फॉर द सीप, बट द फर्स्ट वैक्सीन इन द व्हिच हैज बीन गिवन टू द ह्यूमन, फर्स्ट ह्यूमन वैक्सीन कौन सा है, वो तो फर्स्ट वैक्सीन, क्या बोले, पेनिसिलिन वैक्सीन है। पेनिसिलिन वैक्सीन है, ये बताओ पहले। सर वो भी रेबीज का ही था, जो एक लड़के को जबरदस्ती दिया गया था। हाँ हाँ हाँ, सही सही सही। और बाद में वही लड़का जो है पाश्चर इंस्टीट्यूट बना दिया। हाँ, पाश्चर क्या इंस्टीट्यूट हो का। रहा था, उसका भी कहानी भी थी। वो लड़का जो था ना, उसके गली में एक पागल कुत्ता रहता था, वो जब भी घर से उसको निकले बार बार उसको काट लेता था कुत्ता। और पहले कुत्ता काटने का मतलब था मौत, कोई इलाज नहीं था उसका। डिफरेंट डिफरेंट कस्टम में टैबू था, झाड़ फूक भूख ओझा गुनी सब करता था, लेकिन कुछ होता नहीं था, वो मर जाते थे। तो इसने जब पहला जब दिमाग लगाया कि अब वो बच्चे का बचना मुश्किल था, वो मर जाता कुछ दिन में बच्चा, कुत्ते ने उसको काट रखा था। तो लास्ट उपाय था कि पाश्चर उसको अब बचाएगा। पाश्चर ने उस पर एक्सपेरिमेंट कर डाला और वो बच्चा बच गया। क्या किया, तो इसी में फर्स्ट ह्यूमन वैक्सीन का आविष्कार हो गया। तो ये ह्यूमन वैक्सीन जो था वो फर्स्ट आपका रेबीज के अगेंस्ट था। तो उसने क्या किया, रेबीज के जो वायरुलेंट है उसको हीट एटीन्यूएट करके उस बच्चे को एक बार दे दिया। वो जानता है कि रेबीज
का इसके अंदर इन्फेक्ट, उसको उतना नहीं पता था उस समय, एंटीबॉडी ये सब का स्ट्रक्चर पता नहीं, इतना पहले के बात, उसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं पता, डीएनए आरएनए तो भूल ही जाए, कुछ नहीं, वायरस है कि बैक्टीरिया, ये सब भी बहुत कम नॉलेज था उसमें। तो उसने ये दिमाग, ये तो था कि उस खराब हो गया था उसका कल्चर कोलरा वाला, ठीक है, तो उससे उसका वायरुलेंसी तो खत्म हो गया, वो बीमारी तो नहीं कर रहा है, बदले में और एडवांटेज हो गया कि बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान कर रहा है, डेवलप कर दे रहा है। तो उसने क्या किया, रेबीज का जो वायरस था उसको एटीन्यूएट कर दिया, हीट एटीन्यूएट, और उसको इनोकुलम इंजेक्शन में डाल डाल के उसको इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया बच्चा को, कुर्सी पर बैठा के उस पर। तो देखोगे क्यूबी में फोटो है इसका, तो एक इंजेक्शन दिया तो क्या हुआ, उसके अंदर जो सिम्टम्स थे रेबीज के वो सबसाइड कर गए, इमीडिएट फायदा हुआ, तुरंत सबसाइड जैसे किया इन्फेक्शन, लोग सब में खुशी का लहर दौड़ गया, वाह 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 वाह, बच्चा बच जाएगा लगता है। और लेकिन क्या हुआ, 2-3 दिन, कुछ दिन के बाद फिर से सिम्टम एग्रेवेट हो गया, फिर से बढ़ गया, फिर दिया दूसरा इंजेक्शन, फिर कुछ दिन ठीक रहा, फिर एग्रेवेट हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा सीरियल उसको देते गया, हीट एटेन्यूएटेड, क्योंकि वायरुलेंसी से जो प्रोटेक्शन था वो शॉर्ट लिव्ड था, थोड़ी देर के लिए रहा, फिर गायब हो गया, क्योंकि वायरुलेंस जो पैथोजन है वो रेबीज का असली जो जिंदा है, जो उसके अंदर बीमारी काउज कर रहा है, वो बहुत जबरदस्त है। इसीलिए आप देखते हो पेट में 14 सुइया लगता था कुछ साल पहले तक, ये उसी का देन है आपका लुईस पास्चर का, कि उसने जो वैक्सीन, जो फर्स्ट ह्यूमन वैक्सीन बनाया, एक डोज देने से इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुआ, सीरियल ऑफ डोजेस दिया गया, तो 14 सुई पर। अब एडवांस हो गया है, कोई दूसरा एंटीजन एपिटोप को आइडेंटिफाई कर लिया गया, 2-3 सुइया में काम चल जाता है, पहले 14 पड़ता था। इसीलिए अभी भी देखिए, जैसे कोरोना का वैक्सीन है, क्या क्यों कहा जाता है 2 बार लीजिए आप इंजेक्शन, एक से काम नहीं चलेगा, इसीलिए कि कुछ पैथोजेंस जो हैं उनकी जो वायरुलेंसी, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैट पैथोजन, हीट एट्यूनेटेड होने के बाद इम्यून रेस्पॉन्स जब होगा, मेमोरी सेल जब जनरेट होगा, उसके अगेंस्ट जो क्लोनल सिलेक्शन एंड प्रोलिफरेशन होगा, उसमें और ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत है, तब और ज्यादा एक्सपोजर टू द एटीन्यूएटेड स्ट्रेन ऑफ दैट पैथोजन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर ये हम देखो, इतना कहानी आपको सुना दी, क्यों सुनाई, लुईस पास्चर की महानता के बारे में, इतना महान आदमी था, इसने वैक्सीन बना दिया, और वो बच्चा बच गया, और बाद में वही बच्चा लुईस पास्चर इंस्टीट्यूट बना दिया। और लुईस पास्चर इंस्टीट्यूट जो है ना, वर्ल्ड का टॉप 10 रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। अभी लोग सपना देखते हैं रिसर्च पास्चर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, फ्रांस में है। इंडिया का तो वर्ल्ड का टॉप 200 में 1-2 है, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, और आपका कुछ एक आध गो IIT है, और एक एम्स है, बाकी और कोई नहीं है इंस्टीट्यूट आपका इंडिया का। वो वर्ल्ड का टॉप 200 में, लुईस पास्चर इज इन टॉप 100, टॉप 10, 100 का टॉप 10 पास्चर इंस्टीट्यूट। और इवन जॉन हॉपकिंस जो अमेरिका का है, टॉप 1 नंबर 1 रिसर्च में, जॉन हॉपकिंस, हार्वर्ड, ये सब, ऑक्सफोर्ड, ये सब कर रहे हैं। हम लोग कहीं नहीं, हम लोग पिसड्डी है, हम लोग नकल करते हैं, सिर्फ कोई नया काम नहीं करते हैं। इवन देखो, आप आज सीख रहे हो, कब कब ये काम, ये जो आज आप ध्यान लगा के सुन रहे हो, समझ रहे हो लुईस पास्चर ने क्या किया था, ये 1843 में कर दिया था भैया। आप अभी 2021 में समझ रहे हो इसको, कब किया, कितना साल पहले, तो कितना विद्वान आदमी था ये। तो इसकी वजह से वैक्सीन आविष्कार हो गया, तो अब वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुआ। पहले क्या होता, अपने दादा नानी नाना से सुनोगे, 7 भाई बहन थे, ठीक है दीदी, 4 भाई बहन थे, 8 भाई बहन थे, 2 बचे लास्ट में, 3 बचे लास्ट में, बहुत ज्यादा होते थे बच्चे। चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा था, 5 साल से कम आयु में बहुत बच्चे मर जाते थे, वैक्सीनेशन नहीं था। और चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी एक बायस्डनेस है कि मेल चाइल्ड का मोर्टेलिटी ज्यादा होता था, और फीमेल चाइल्ड का कम, क्योंकि एक एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है दोनों, लड़का और लड़की के बीच में। टिल 5 years ऑफ द एज लड़की का इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग रहता है लड़का से।
ठीक है। तो 5 साल की उम्र तक लड़का ज्यादा गुजर जाता था, इसलिए सब दुलरुआ बना लड़का सब ज्यादा चाहता था, ज्यादा उसको खिलाता पिलाता, लड़की को इग्नोर करते गया। थोड़ा भेदभाव इस वजह से भी आया, एक ये फैक्टर भी है। तो गर्ल पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ा, तो पहले ज्यादा संख्या रहती थी तो फिर पॉलीगेमी बढ़ा। ओके, मतलब बहुविवाह होता, एक पुरुष 2-4 आदमी से लड़के और शादी करने लगा। लेकिन अब वैक्सीन आ गया दुनिया में, वैक्सीन आने की वजह से चाइल्ड मोर्टिलिटी घटा। आदमी अब एनर्जी बच रहा है, माताओं का जो मदर्स थे उनका कंडीशन इंप्रूव हुआ कि अब 7 बच्चा, 2 जिंदा बच्चा पाने के लिए 7 बच्चे पैदा कर रहे थे वो। तो अब वो 2 जिंदा बच्चे रहने के लिए 2 ही पैदा कर रहे हैं अब आज के डेट में, 2 पैदा कर रहे हैं, दोनों रह रहा है, अनलेस एंड अनटिल कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पहले बहुत सारा करना पड़ता था, उसमें कुछ बचता था। वैक्सीन आने के बाद ये संभव हुआ और वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ गया, 2 से 7 बिलियन हो गया। ये किसका कमाल है? इसका कमाल है लुईस पास्चर। हम लोग को जितना भी वैक्सीन पड़ा है सब, मतलब आप लोगों को भी पड़ा होगा 5 साल के आयु के पहले, नंबर ऑफ वैक्सीन सर दे, उसके बाद बहुत सारे वैक्सीन आए, ये सब। तो देखिए लुईस पास्चर का काम था। तो यही लुईस पास्चर, ये नहीं, इनांशियोमर का भी डिस्कवरी यही किया है। बताइए क्या क्या नहीं काम नहीं किया। इनांशियोमर्स हैव नियरली आइडेंटिटी, इसने क्या किया? लुईस पास्चर फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1843 that enantiomers have, recording on है? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है मेरी समझ में आप लोगों को? यस सर सर। यस सर यस सर। लुईस पास्चर ने have nearly identical, इसने पाया कि फर्स्ट ऑब्जर्व किया पहले इसी ने 1843 में। अब ये लुईस पास्चर मर गया था 1895 में, और 1885 में, नहीं ये 1800, हाँ 1885 में, शायद हम मिस्टेक कर रहे हैं, 81 है कि 85 है, तो चेक कर लेना क्यूबी में। फर्स्ट जो वो रेबीज वाला जो वैक्सीन था उसी समय बनाया था, और 1895 में ये मर गया था लुईस पास्चर। और 1843 में ये इनांशियोमर को ऑब्जर्व किया, हैव नियरली आइडेंटिकल केमिकल रिएक्टिविटीज बट डिफर इन ए कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टी ही फाउंड। इसको मिला कैसे? इसका लक भी बहुत शानदार आदमी था ये बुढ़ा। इसको मिला कैसे? ये चूंकि फ्रांस में रहता तो वहां तो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ओके, तो वहां पर वाइन वगैरह, देखो ये फिगर है, तो ये लोग ड्रिंक वगैरह करते रहते हैं। मैं भी था बाहर, तो लेक्चर चल रहा होता था एंड ऑल काइंड्स ऑफ ड्रिंक्स वे प्लेस्ड ऑन योर टेबल। आप लेक्चर सुन रहे हैं, ड्रिंक पी रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इसी तरह ये कॉमन एनवायरनमेंट है वहां का। कोल्ड कंट्रीज है, नोबडी मैटर, किसी को कुछ माइंड, सब अपना अपना काम में लगा हुआ, कोई बदफैली नहीं, कुछ नहीं, सब आराम से चल रहा है, होते रहता है वहां। तो ये ड्रिंक करता था लुईस पास्चर, मतलब सब लोग करते हैं वहां। तो इसने क्या पाया? इसके वाइन का जो बोतल था उसके पेंदा में कुछ कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर जमने लगा। सारा सेरेंडिपिटी उसी के साथ हो रहा था। उसने बाद में स्टडी किया उस क्रिस्टल को। अब वो क्रिस्टल क्या है आगे हम बताएंगे आपको इसमें। तो उसी से उसको पता लगा कि ये तो इनांशियोमर्स है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स दैट ही वाज ऑब्जर्विंग। और उस क्रिस्टल का प्रॉपर्टी क्या था? व्हेन दैट क्रिस्टल वाज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, दोनों सॉल्यूशन का। और क्या अलग है फिजिकल प्रॉपर्टी? कि प्लेन पोलराइज लाइट जो है उसको एक वो रोटेट कर देता है, प्लेन पोलराइज लाइट को। अब हम ये आपको समझाएंगे प्लेन पोलराइज लाइट पहले, तब आपको समझ में आएगा। अभी तक क्लास आपको समझ में आ गया जो पढ़ाए हैं हम? प्लेन पोलराइज लाइट आप ऐसे समझिए, मोटा मोटी सिंपल वर्ड्स में बता रहे हैं। एनीबडी, किसी को समझ में आया है प्लेन पोलराइज लाइट? बता सकता है कोई? प्लेन पोलराइज लाइट किसको बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट की जरूरत होती है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन करने में। क्यों जरूरत होती है? इसलिए जरूरत होती है कि लाइट जब सोर्स से निकलता है, लाइट एज ए वेव, आप नेचर उसका स्टडी कीजिएगा तो उसका एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, ओके।
एंड साइमल्टेनियसली उसके एम्पलीट्यूड के अलोंग उसका ऑसिलेशन भी हो रहा है वेव का ऊपर नीचे। ओके, रफ एंड टफ बन रहा है कि नहीं बन रहे हैं? एम्पलीट्यूड है उसका, यानी ऑसिलेशन हो रहा है वेव का, और एक डायरेक्शन है फॉरवर्ड। तो इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट ओनली वन टाइप ऑफ लाइट इज देयर। ओके, यानी प्लेन हो गया आपका, द डायरेक्शन ऑफ द लाइट में देयर इज अ प्लेन, एंड टू दैट प्लेन एम्पलीट्यूड और यू कैन से द ऑसिलेशन वाला जो एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर। ओके, जब लाइट किसी सोर्स से एमिट होता है तो हर दिशा में लाइट निकल रहा है उसका, हर दिशा में निकल रहा है, और हर दिशा में किरणें निकल रही, तो हर किरणों का अपना अलग अलग प्लेन है। ठीक है, अलग अलग प्लेन है। और अगर हम उसके सारे किरणों को छांट करके कोई एक प्लेन वाला हम सेलेक्ट कर ले लाइट, तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सिर्फ एक प्लेन वाली लाइट हो। फिगर इसका खोजना पड़ेगा तब समझा इसका मतलब। मैं तो समझ गया हूं, आप लोग कितना समझे देखो। Polarized light. ये जूम मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है। रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? बार बार प्रॉब्लम, अनएक्सपेक्टेड एरर दिख के आ रहा है। यस सर। रिकॉर्डिंग है यस ना? ओके, देखो ये शेयर, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। अब इसमें किस फिगर से आप अच्छा समझोगे वो मैं सेलेक्ट करता हूं। हाँ चलो इसको देखो, दिख रहा फिगर? ये सिंपल फिगर है। यस सर। ये फिगर दिख रहा है? यस यस सर। अरे यार तो फिर से बदमाशी कर दिया। ओके, दिख रहा है? अब देखिए ये सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट से हर दिशा में किरणें निकल रही, इधर भी निकल रहा, पीछे भी कुछ लाइट जा रहा होगा, आगे भी जा रहा, क्योंकि जब रोशनी निकला तो सब तरफ ना रोशनी होता, थोड़े कि इसी आगे में ही रोशनी होगा, इसके बगल में नहीं होगा, सब तरफ किरण जा रही है। और जब सब की तरफ किरण जा रही है तो लाइट का एक पर्टिकुलर वेव जो होता है वो क्या है, इसका डायरेक्शन इज फॉरवर्ड, ये एक्सिस हो गया उसका, एंड टू दिस एक्सिस दिस इज रफ एंड टफ, ऑसिलेशन हो रहा है, वेव नेचर है। ओके, तो इस वेव में फॉर्म में है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? परपेंडिकुलर, यहां से एम्पलीट्यूड से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ की है 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये बीच से जो मैक्सिमम जो आपका रफ है, इसका ऑसिलेशन का जो मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड विल बी 90 डिग्री। अब ये भी है कि इस प्लेन में है, ब्लू वाला लाइन देखिए आप, येलो वाला देखिए, दोनों जो है डिफरेंट प्लेन में है वेव, है कि नहीं? डिफरेंट प्लेन में। यस सर। हाँ। यस सर। ब्लू वाला वेव एंड येलो वाला वेव दोनों डिफरेंट प्लेन में है। एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल है। अब ये तो टू डिफरेंट प्लेन में हो सकता है, ऐसे डायगोनल, इधर डायगोनल, ऐसे डायगोनल, सैकड़ों प्लेन होंगे पॉसिबल, सैकड़ों लाखों। तो लाइट जब सोर्स से निकल रहा है तो एक एक्सिस डायरेक्शन ऑफ द लाइट है, और उसका जो वेव है इज इन डिफरेंट प्लेन्स।
मेनी डिफरेंट प्लेन्स, वेव जो है ऐसे है, ऐसे है वेव। अब पोलराइजर लगा करके हम एक पूरे को, एक प्लेन को हम सेलेक्ट कर लें अगर लाइट के, और उस प्लेन के अलावा जो अदर प्लेन्स था उसको हम डिसेलेक्ट कर दिए, डिस्कार्ड कर दिए, एक पोलराइज लाइट, तो इसको कहेंगे हम पोलराइज लाइट सेलेक्ट। अब लाइट जो है अनपोलराइज्ड है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में है, तो इस अब एक प्लेन का लाइट को सेलेक्ट कर लिए, दिस विल बी कॉल्ड एज पोलराइज लाइट, एंड दिस पोलराइज लाइट इज इन वन प्लेन, सो इट इज सेड एज वन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ में है आया प्लेन पोलराइज लाइट? यस सर। ओके चलो, अब देखिए, अब आपको यहां समझ में आएगा क्या कह रहा है। But differ in characteristic physical property, their interaction with plane polarized light. Okay, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या अलग है, यही अलग है। चूंकि दोनों इनैंसियोमर्स है, मिरर इमेज है, तो प्लेन पोलराइज लाइट के साथ इसका बिहेवियर जो है डिफरेंट है। एक जो है प्लेन पोलराइज लाइट को दूसरी तरफ मोड़ देता है, दूसरा जो है तीसरी तरफ मोड़ देगा, दूसरी तरफ। ओके, तो दोनों अलग अलग उसको डिफ्लेक्ट कर देता है प्लेन पोलराइज लाइट को, इनैंसियोमर्स। यही प्रॉपर्टी अलग है, बाकी सब प्रॉपर्टी सेम है। As Louis Pasteur first observed in 1843, enantiomers have nearly identical chemical properties, reactivity. ये भी लुईस पास्चर ने खोज लिया, इनैंसियोमर के पास आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है केमिकल का, बट ये भी खोजाइए, but they differ in characteristic physical property. And which physical property? This one, their interaction with plane polarized light. This is different. इन सेपरेट सॉल्यूशन, कैसे? इन सेपरेट सॉल्यूशन, अब दो इनैंसियोमर को सेपरेट सेपरेट सॉल्यूशन बना लो, दोनों अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डिसॉल्व कर लो, इन्हें की मिक्सचर। अगर सेपरेट सॉल्यूशन बनाया आप ऑफ टू इनैंसियोमर्स, रोटेट, दे विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शंस। दो इनैंसियोमर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा। बट इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द टू इनैंसियोमर्स, अब एक ही ट्यूब में दोनों इनैंसियोमर का बराबर बराबर कंसंट्रेशन है, इक्विमोलर सॉल्यूशन है, तब क्या होगा? चूंकि दोनों का जो मोड़ने का जो प्लेन पोलराइज लाइट को दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ता था दोनों इनैंसियोमर्स, अब दोनों इनैंसियोमर एक ही सॉल्यूशन के अंदर है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है दोनों। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। जब भी टर्म आए रेसिमिक मिक्सचर का, तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें इक्विमोलर कंसंट्रेशन में देयर आर टू इनैंसियोमर्स और मोर देन टू इनैंसियोमर्स आर देयर इन इक्विमोलर कंसंट्रेशन। अगर इक्विमोलर कंसंट्रेशन नहीं होगा, कम और ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, तो जिसका पलड़ा भारी होगा, यानी जो इनैंसियोमर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और उसका जो बिहेवियर है लाइट को जिस तरफ मोड़ने का, वो रिफ्लेक्ट होगा सॉल्यूशन, क्योंकि वो कैंसिल आउट नहीं हुआ, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, और दोनों का कंसंट्रेशन बराबर बराबर हो गया दोनों इनैंसियोमर्स का। एंड इफ दिस इज अ रेसिमिक मिक्सचर, देन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ रहा था, दोनों क्योंकि इक्विमोलर कंसंट्रेशन में एग्जैक्ट बराबर, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, एंड देयर विल बी नो ऑप्टिकल रोटेशन दैट यू विल ऑब्जर्व इन दिस काइंड ऑफ मिक्सचर। Compounds without chiral centers do not rotate the plane polarized light. सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि कौन प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा था? इनैंसियोमर। इनैंसियोमर कहाँ उत्पन्न हो रहे थे? जहां कायरल सेंटर था, तो कायरल सेंटर ही नहीं है, तो ना इनैंसियोमर है, तो ना इनैंसियोमर है तो प्लेन पोलराइज लाइट को भी रोटेट नहीं करेगा। इतना क्लियर हुआ? हेलो। यस सर। ठीक है। Yes. अब आगे की क्लास बाद में, अभी भी खत्म नहीं हुआ आइसोमर, समझे? हम सोचे हुए थे खत्म कर देंगे, ये वाला भी बहुत कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्लॉक वाइज एंटी। कोई नहीं, बहुत टाइम है अपने पास, कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है, टाइमिंग सर ये 6 से 8 से रहने दीजिए सर। क्या बोले? तो ये टाइमिंग सर 6 से 8 ही रहने दीजिए सर, कंपटीशन वाला। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? CSR वाला सर
कंपटीशन वाला सर बैच जो 6 से 8 हुआ करते हैं सर। आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट राहुल। टाइप करके सर बोलो। ये क्लास आवाज का नहीं आ रहा टाइम सर एक ये क्लास हाँ। का टाइम 6 से 8 ही रहने दीजिए, ये बोल रहा है। 6 से 8 यस Maybe. सर। और तो अब देखो ना, गड़बड़ हो गया ना। हम 6 से 8 तो आप लोगों को दिए ही हुए थे, लेकिन कल हमको मूड खराब कर दिया। कल हम 3 घंटा इंतजार किए एक स्टूडेंट का। उसको उसने रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे इंटरेस्ट है, क्लास में करूंगी। करो क्लास, ग्रुप में इंक्लूड कर दिए ग्रुप में इंक्लूड। अब हमको एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। हम पूछ रहे हैं क्लास में कि कोई रिप्रेजेंटेटिव बनोगे? कोई जवाब नहीं दे रहा है। किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनने का मन नहीं। सबको भोज खाने का मन है, लेकिन भोज में परसने का मन नहीं है किसी को। हम अकेले करेंगे तो कोई मेरा बर्डन को शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। तो मुझे आया गुस्सा, इतना सेल्फिश स्टूडेंट है सब। मैंने कर दिया कैंसिल, और वही टाइम मैंने दे नो दिया। सर, ऐसा नहीं है। अब नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन जिसको मैंने क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया उसको मैंने लिखा कि भैया अभी इसको ऐड कर दो, जो अभी क्लास में नहीं आए 3 स्टूडेंट। 3 घंटा के बाद भी ऐड नहीं था। हाँ, 4 फिर मैंने सवाल किया कब ऐड करोगे भैया, कितना देर आपका इंतजार करूं, क्योंकि मुझे फिर आगे शाम का भी पढ़ा है। कल शाम का क्लास डिस्टर्ब हुआ उसकी वजह से। एंड सर वो बोली क्या कि मेरे पास किसी का नंबर नहीं था, इसीलिए ऐड नहीं कर पाए थे। हाँ, तो उसके पास नहीं था तो कान में तेल डाल के सो गई ना। वो हमसे पूछी ना किसी और से पूछी। तो ऐसा इरेस्पॉन्सिबल आदमी को हम थोड़ी बना सकते हैं। कम से कम जिसका था उसको तो ऐड करती ना। उसने खोजने की कोशिश की ना, हमसे बताने की कोशिश की ना, हमको मांगने की कोशिश की। उसने मेरे को 4 घंटा के लिए होल्ड पर रख दिया, लटका के छोड़ दिया। मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है ना। फिर पूछ रहे हैं भैया आप बताओ, क्यों ऐसा? कोई जवाब नहीं है। तब मैंने आपका अनाउंस कर दिया, जब तक क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा मुझे, ओके, कब ऐड कीजिएगा आप? सुबह से दोपहर सर हो। टाइम तो यही रहेगा ना 6 से। और इस नहीं, अब टाइम चेंज हो गया कुछ, तो आप लोगों को सहना पड़ेगा। अब टाइम हम दे दिए बीएससी वालों को सुबह 6 का। ये सिर्फ सुबह 6 बजे टाइम आपका संडे को है। आज चूंकि ओल्ड टाइम टेबल चल रहा है, मंडे से जो है सुबह 6 से 7 1 घंटा हम यूजी को पढ़ा रहे हैं। तो कुछ तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि लपक के कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है। सब मुंह बाके बैठा हुआ है अपना बोका जैसा। कब कैसे सुधरेगा? इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछेगा, बोका जैसा बैठा रहना है ना। कहीं बोलेगा फिजिकल रहेगा, दौड़ के भाग के जाओ, लेके आओ, खड़े रह जाओगे, बाकी सब ले आएगा। कोई नहीं। तो तुम लोग अब टाइमिंग चेंज हो गया, चूंकि उसको हम टाइम दे दिए बीएससी।